Hello friends, welcome to channel. So in today video, we are going to start the unit 8, that is Indian Constitution, Social Justice, Human Rights and the Social Work Practice. So आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो एग्जाम में 4 to 7 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत ना हो. सो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसके फीचर है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रीएम्बल क्या होता है, डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको अंडरस्टैंड करेंगे कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें. और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से वो बेसिकली जनरली आते हैं पेयर वाइज, पेयर करने के लिए आते हैं. आपको लिस्ट 1 में कुछ आर्टिकल दिए रहते हैं और लिस्ट 2 में ये उसके प्रोविजन क्या है उसको आपको मैच कराना होता है. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो ये जो क्वेश्चन होते हैं इजीली आप इसको सही कर सकते हैं अगर आपको आर्टिकल के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है. तो आप इस वीडियो को देखिए और इसमें आपको सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है शेड्यूल, आर्टिकल्स, पार्ट्स, सभी की सभी चीज़ें इस वीडियो में मिल जाएगी. सो नाउ लेट स्टार्ट. दिस इज ऑल अबाउट मी. आप मुझे मेल भी कर सकते हैं इसी ईमेल आईडी पे socialwork.eportal@gmail.com. एंड इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. फ्री टेलीग्राम चैनल है swap_net. इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप तक सभी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है या फिर वीडियो लिंक है आप तक पहुंच जाएगी. और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं. तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी पेड ग्रुप की और इसकी जो फीस है 1500 रुपीज़ है. नाउ लेट स्टार्ट. सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या होता है? संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज द लीगल डॉक्यूमेंट. किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र का संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है एंड विच प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम, कि उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये संविधान के द्वारा ही तय होता है. एंड आल्सो डिफाइन द पावर ऑफ मैन ऑर्गन्स. मैन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सभी के सभी जो मैन ऑर्गन्स हैं हमारे देश के, उनको कितनी पावर देनी चाहिए, पावर डिफाइन रहती है. उनका क्या जुरिडिक्शन है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सभी चीज़ें डिमार्केट की जाती हैं इसके द्वारा. सो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, संविधान बोला जाता है. अब देखते हैं कि हमारा भारतीय संविधान जो है कैसे डेवलप हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करते हैं. सो सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा एक आइडिया दिया गया कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए. उसके बाद फिर 1935 में आईएनसी के द्वारा, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, इसको द्वारा एक डिमांड रखी गई कि हमारे भारत का जो संविधान होगा फ्रेम किया जाएगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए. उसकी डिमांड इनके द्वारा रखी गई थी. एम.एन. रॉय के द्वारा उसके एक आइडिया रखा गया था. उसके बाद फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो ऑन द बिहाफ ऑफ द आईएनसी, ही डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस. मतलब और किसी, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के या और किसी के इंटरफेरेंस के अलावा, मतलब किसी का भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. इस प्रकार का एक भारत का फ्री इंडिया का एक संविधान बनेगा, ये डिक्लेयर किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, जिसमें जो मेंबर होंगे वो भी इलेक्ट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब उनका इलेक्शन के आधार पर उनका चयन किया जाएगा. इसके बाद फिर ये जो डिमांड थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई इन 1940 इन अगस्त ऑफर आया इसमें 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया. तो उसमें उन्होंने इनकी जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया. उसके बाद फिर 1942 में जो इनकी डिमांड एक्सेप्ट की गई थी उसमें एक सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए, जो कि मेंबर थे कैबिनेट के, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे. वो आए इंडिया और उन्होंने जो ड्राफ्ट था उसका जो प्रपोजल था ब्रिटिश गवर्नमेंट को रखा और जो इंडिपेंडेंट संविधान बनाने की उन्होंने बात जो रखी थी उसमें. बट इन्होंने कहा कि ये जो बेसिकली जो प्रपोजल है आपका एक्सेप्ट होगा, अप्रूव्ड होगा, बट आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड. मतलब उस टाइम पे वर्ल्ड वार चल रहा था. तो उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड वार सेकंड हो जाएगा उसके बाद आपकी जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी और इंडिया में एक इंडिपेंडेंट संविधान को बनाया जाएगा. उसके बाद फिर ये जो इनका प्रपोजल था क्रिप्स मिशन वाला वो रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा. मुस्लिम लीग जो जिसको लीड कर रहे थे जो मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इसको ये जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उनका ऐसा मानना था
और वो चाहते थे कि एक 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बने, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया वो अलग अलग चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि 2 अलग अलग बनाइए। और उन्होंने जो एक कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर नवंबर 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया उसके अंतर्गत फिर ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण किया गया, इसको फॉर्म किया गया। तो ये थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड था कि कैसे हमारा संविधान की जो रूपरेखा रखी गई, कैसे कौन सा किसके द्वारा आइडिया दिया गया। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो इसको क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से बोरो की गई हैं, यहाँ से ली गई हैं। सो जैसे कि ऑल इंडिया फेडरेशन इसमें सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था इसी एक्ट के अंतर्गत। ऑल इंडिया फेडरेशन जैसे इसमें जो प्रोविंस के गवर्नर्स थे, चीफ कमिश्नर थे प्रोविंसेस के, स्टेट के, ये सभी। उसके अलावा इसमें काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई गई जिसमें 260 मेंबर थे। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब बोल सकते हैं कि जैसे अभी अपनी प्रेजेंट टाइम में जो राज्यसभा होती है उसी प्रकार से, जिसमें 260 मेंबर थे, जिसमें से 156 जो मेंबर थे दैट इज़ कम फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, और जो 104 थे दैट इज़ फ्रॉम द इंडियन स्टेट। और ये परमानेंट हाउस था जिसमें 1/3 जो मेंबर थे वो रिटायर्ड होते थे हर 3 साल में। उसी प्रकार से जैसे लोकसभा होती है उसी प्रकार से फेडरल असेंबली बनाई गई, जो कि 5 साल था, जिसका ड्यूरेशन 10 ईयर। और इसमें टोटल मेंबर थे 375 मेंबर, जिसमें 250 कम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया, एंड दी 125 फ्रॉम द इंडियन स्टेट। और जो 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें काउंसिल ऑफ इंडिया को जो बनाया गया था उसको अबेलिश कर दिया गया इस 1935 वाले एक्ट से। और फिर इसी एक्ट में कुछ प्रोविजन थे जिसमें था कि जो फेडरल कोर्ट, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, इसी प्रकार से इसी एक्ट के अंतर्गत ही इंडिया में पहली बार फेडरल बैंक और फेडरल कोर्ट को बनाया गया, इसमें मेंशन था इस एक्ट के अंतर्गत। अब देखते हैं कि संविधान कैसे फ्रेम हुआ और किसके द्वारा फ्रेम किया गया, इसमें कौन कौन सी कमेटी थी, इन सभी को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत 1946 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया, बनाई गई। उसके बाद फिर जो मेंबर थे वो बेसिकली इनडायरेक्टली चुने गए थे, इलेक्टेड किए गए थे प्रोविंशियल असेंबली से, इन द रेशियो ऑफ द 1 मेंबर पर मिलियन, मतलब 10 लाख में से 1 मेंबर को चुना गया था जो इलेक्ट होकर आया था इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और 389 जो मेंबर थे टोटल थे किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसमें से 296 थे जो कि इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल असेंबली से। उसके अलावा जो बचे हुए थे वो नॉमिनेट किए गए थे प्रिंसली स्टेट से। सो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी पहले, राजा जो महाराजा थे तो वो लोग इलेक्शन लड़ते नहीं थे, वो डायरेक्ट नॉमिनेट होके आते थे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। उसके बाद फिर फर्स्ट मीटिंग जिसकी जो रखी गई 1946 दिसंबर 9 दिसंबर को, और इसमें जो पहले जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए जिनका नाम था सचिदानंद सिन्हा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये इनको क्यों बनाया गया था, क्योंकि पहले ऐसा मानना था कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है असेंबली का उसको ही एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाएगा एज पर द फ्रेंच प्रैक्टिस, मतलब फ्रेंच में ऐसी प्रैक्टिस हुआ करती थी, तो उसको सेम अडॉप्ट कर लिया गया कि जो ओल्डेस्ट मेंबर है उसको ही प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को 1946 में राजेंद्र प्रसाद को एंड एस सी बनर्जी को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट असेंबली का बनाया गया। एंड इसके साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र जो संविधान बनाया जा रहा था उसको एडवाइज़र के रूप में सर BN राव को अपॉइंट किया गया। और इसके साथ ही साथ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। और इसके बाद फिर इसको असेंबली बाय द असेंबली 22 जनवरी 1947 में इसको असेंबली में एक्सेप्ट भी कर लिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। तो इस प्रकार से ये जो संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी फ्रेम की गई थी। और उसमें वेरियस कमेटी थी जिनको डिफरेंट जिनके चेयरमैन थे उनको देखते हैं। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि लीड की जा रही थी, मतलब इसके जो चेयरमैन थे वो थे BR अम्बेडकर, एंड द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी विच इज़ चेयर्ड बाय द JL नेहरू, and committee for the state negotiation which is chaired by the Rajendra Prasad, and the province constitution committee which is chaired by the Sardar Patel, and union power committee by the JL Nehru, Jawaharlal Nehru, and the committee for the foundation fundamental right and the minority by lead by the Sardar Patel, and this historian committee by the KM Munshi, and the rule of the procedure committee by the Rajendra Prasad। इसको आप एक बार जस्ट पढ़ लीजिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ आपको। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी और कमेटी फॉर ऑन दी फंडामेंटल राइट एंड दी माइनॉरिटीज़, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो देख लीजिए। अब देखते हैं कौन कौन से फीचर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है भारतीय संविधान का।
सो आपको अगर सभी पता होंगे कौन कौन से फीचर हैं तो आप इजीली आंसर को सही मार्क कर पाएंगे। सो कौन कौन से फीचर हैं देखते हैं। पहला है 3 टियर गवर्नमेंट। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब होता है कि 3 स्तरीय सरकार बनती है। जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एक, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। हर राज्यों में अपनी अपनी सरकार होती है, वहाँ के जो नेता चुन के आते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं। और उसके अलावा पंचायती राज जो गवर्नमेंट है, जैसे कि जो म्यूनसिपालिटी और ग्राम लेवल पर जो लोग चुन के आते हैं, जो इलेक्ट होते हैं उनके द्वारा, तो ये पंचायती राज गवर्नमेंट बोला जाता है उसको। तो 3 टियर गवर्नमेंट है और ये वन ऑफ द फीचर है हमारे भारतीय संविधान का। नेक्स्ट है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया का जो संविधान है सबसे बड़ा और सबसे लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें टोटल अगर बात करें तो इसमें प्रियम्बल है और उसके अलावा 395 आर्टिकल्स थे पहले, अब बढ़ गए हैं। और टोटल उस समय 22 पार्ट थे, अभी 25 हो गए हैं। एंड दी 8 शेड्यूल, स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, जो कि अभी कितने बढ़ के हो गए आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसको आगे पढ़ाएंगे। आपको पता है टोटल कितने आर्टिकल हो गए उसको आप बताइए, प्रेजेंट टाइम में कितने आर्टिकल हैं। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस। इसको अंडरस्टैंड करिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जो पावर होती है बेसिकली वो डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। और साथ ही साथ इसमें दिया गया है यूनिटरी बायस का मतलब होता है कि सेंटर इसमें स्ट्रांग होता है। तो हमारा भारत का जो संविधान है उसका स्ट्रक्चर फेडरल तो है ही, बट साथ ही साथ जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ लिखा गया यूनिटरी बायस। तो पहले देखते हैं कि फेडरल सिस्टम की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस प्रकार से जो फेडरल सिस्टम बनता है। तो फेडरल सिस्टम में कम से कम 2 टियर गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इंडिया में कितनी है? 3 टियर गवर्नमेंट। और फेडरल सिस्टम में जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका डिफरेंट स्टेट के बीच में और सरकार के बीच में। इसके अलावा संविधान जो होता है वो सुप्रीम होता है और एक संविधान रिटेन संविधान होता है, और ये जो इतने ईजिली से उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। सो इट शुड बी अ वेरी रिजिड। मतलब अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो उसको काफ़ी उसमें आपको पार्लियामेंट में डिफरेंट, जैसे कि राज्यसभा लोकसभा में आपको बिल लाना पड़ता है, फिर उसको पास कराना पड़ता है, उसके बाद आप बदलाव कर सकते हैं। सो ये द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी वेरी रिजिड। ये विशेषताएं किसकी हैं? फेडरल सिस्टम की। एंड जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए जुडिशरी पर। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और द नॉन फेडरल फीचर्स। जैसे कि अगर बात करें, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इसका जो हमारा भारतीय संविधान है उस यूनिटरी बेसिस बायस भी है, मतलब कि जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो स्ट्रांग है, उसके पास ज़्यादा अधिकार हैं। जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में 2 सिटीजनशिप नहीं होती, जैसे कि एक सरकार की एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पूरे देश की होती है, और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट की। तो हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की जो सिटीजनशिप नहीं दी जाती, जैसे कि यूएसए में होता है। यूएसए में जितने भी राज्य हैं उनके द्वारा भी डिफरेंट अपना अपना पासपोर्ट दिया जाता है, उनकी अलग अलग सिटीजनशिप होती है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इसलिए बोला जाता है कि जो सेंटर है वो स्ट्रांग है। एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सभी इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लागू किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा भारतीय संविधान है वो फेडरल तो उसका सिस्टम है ही, उसका स्ट्रक्चर फेडरल तो है ही, साथ साथ यूनिटरी भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं। इसको केसी वेयर के द्वारा बोला गया कि एक क्वाजी फेडरल है, मतलब पूर्ण रूप से फेडरल नहीं है। नेक्स्ट फीचर है इसका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जो सरकार बनती है उसमें एक नॉमिनल हेड होता है, एक एग्जीक्यूटिव हेड होता है। जैसे कि नॉमिनल हेड कौन हुआ? प्रेसिडेंट। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर। और मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, जैसे कि अभी एनडीए लीड गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है इसमें। तो इसमें जो मेजॉरिटी जो चुन के आता है उसकी ही सरकार बनती है। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मतलब इसकी जो पूर्ण जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव, मतलब जो होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो वो हैं मेंबर हैं या जितने भी मंत्री हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर। एंड द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, इसमें जो लीडरशिप होती है किसकी होती है? राज्यों में चीफ मिनिस्टर की और सेंटर में प्राइम मिनिस्टर की। एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, जो लोकसभा है वो डिजोल्व की जा सकती है अगर जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो जितने भी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर हैं अगर वो रिजाइन कर दें तो जो लोअर हाउस है वो डिजोल्व हो जाता है। तो ये सभी इसके कुछ फीचर हैं, आप इसको देख सकते हैं। डीपीएसपी होना चाहिए, इमरजेंसी प्रोविज़न है, या अडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सभी चीज़ें इसी के फीचर होते हैं किसके? फेडरल सिस्टम के। अब देखते हैं यूनिटरी फीचर क्या क्या होते हैं हमारे भारतीय संविधान के। सो नाउ अंडरस्टैंड द यूनिटरी फीचर ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के यूनिटरी फीचर कौन कौन से, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अभी डिस्कस किया हम लोगों ने फेडरल जो फीचर थे, अब देखेंगे यूनिटरी फीचर। यूनिटरी का मतलब होता है कि इसमें जो सेंटर है उसके पास वो स्ट्रांग है, उसके पास ज़्यादा पावर है। तो वो कौन कौन सी पावर है, क्या क्या प्रोविजंस है हमारे संविधान में, उनको देखते हैं। जैसे कि यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में उनके जो राज्य होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके खुद के एक संविधान होते हैं, उनकी खुद की सिटीजनशिप होती है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो मतलब सेंटर जो है स्ट्रांग है। एंड दी जैसे कि अभी बताया मैंने, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, बट यूएसए ऑस्ट्रेलिया वगैरह में डबल सिटीजनशिप होती है। और इसके अलावा इंडिया में जो पार्लियामेंट है दैट कैन चेंज द टेरिटोरियल एक्सटेंस ऑफ द स्टेट विदाउट द कंसेंट। बिना किसी कंसेंट के अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, मतलब उसकी जो बाउंड्री है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो जियोग्राफिकल बाउंड्री, उसको बदला जा सकता है। जैसे अगर वो चाहें कि उत्तर प्रदेश के दो हिस्से करने हैं, काफ़ी बड़ा स्टेट है, तो कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है। पार्लियामेंट कैन एक्सक्लूसिवली कंट्रोल ओवर द यूनियन लिस्ट। जैसे कि आपको पता है कि यूनियन लिस्ट होती है एक, आपका कंकरेंट लिस्ट होती है, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का पावर होता है। बट जो यूनियन लिस्ट होती है, इस पर केवल सेंटर का ही पावर होता है। सो उसके अलावा जो बचे हुए लिस्ट होती है, जैसे कि रेजिस्ट्री पावर का मतलब होता है कि इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं जो किसी के पास नहीं है, राज्य सरकार के पास भी नहीं है और यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, तो उन पर भी अधिकार होता है सेंटर का। इसके अलावा टू थर्ड मेजोरिटी के साथ जो राज्यसभा है, उसके पास वो अथराइज होती है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट। किसी भी राज्य के किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अंडर आर्टिकल 249 जो राज्यसभा है वो अथराइज करती है पार्लियामेंट को कि वो किसी प्रकार का लॉ बनाया जा सकता है उसके ऊपर। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आपको पढ़ लेना है जस्ट एक बार, इसलिए मैंने इसमें लिस्टेड कर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर उनको इमरजेंसी लगाना है, एंड 6, इफ देयर इज द नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। अंडर आर्टिकल 250 में ऐसा मेंशन किया गया है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है, उनके पास अधिकार है कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट, जो राज्य के जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें किसी प्रकार से भी, अंडर आर्टिकल 250। और इसके अलावा दो या दो से अगर राज्य एक साथ आकर के रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट को कि तो पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है अंडर आर्टिकल 52। तो ये सभी है इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए सभी, जस्ट एक बार पढ़ लीजिए, बिकॉज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको उस पर टिक करता जाऊँगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और कोई भी टॉपिक छूटे भी ना आपका।